नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा में आज हम बात करेंगे कैबिनेट के उन बड़े फैसलों की जिनसे खेती, ऊर्जा और निवेश को मिलेगी नई दिशा। और इनमें बड़ा फैसला है पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी का, जिसे 24,000 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा विकसित। साथ ही एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक एनर्जी में निवेश की अनुमति और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवीकरणीय ऊर्जा में 7,000 करोड़ रुपए निवेश की छूट को मंजूरी के साथ ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव हुआ पारित। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आए, उसी दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 100 कृषि जिलों को विकसित किया जाएगा। इन जिलों को 24,000 करोड़ रुपए के जरिए विकसित किया जाएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। जिले देश भर में और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। और दूसरे अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक एनर्जी में निवेश करने की छूट दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी और कहा कि 50% पावर जनरेशन कैपेसिटी हरित ऊर्जा से होगी। एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी गई है। रिन्यूएबल एनर्जी में उनको एम्पावर किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनटीपीसी की जो ग्रीन कैपेसिटी है 6 गीगावाट है अभी, इसको 26 गीगावाट करने का संकल्प इसमें है सम्मिलित, और 2032 तक 60 गीगावाट करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और एनटीपीसी की बहुत एफिशिएंटली काम इसमें हो रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को भी नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट दी है। इस फैसले में एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगी और बदले में एनआईआरएल सीधे या संयुक्त उद्यम बनाकर विभिन्न परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी। नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल किया गया है और इसमें रीस्ट्रक्चरिंग भी है एक तरीके से कि जो प्रोजेक्ट्स एनएलसी में ऑलरेडी हैं उनको एक सब्सिडरी में ले जाके फिर एक फोकस्ड वे में, जैसा आपने एनटीपीसी के केस में देखा एक फोकस्ड सब्सिडरी है ग्रीन बिजनेस के लिए, वैसे ही एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के लिए भी एक फोकस्ड सब्सिडरी बने और 10 गीगावाट एनर्जी का इसमें टारगेट रखा गया है। कैबिनेट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी पर प्रस्ताव पारित किया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका को दिखाता है। सरकारी स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी उसमें अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन और यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी जीवन डेवलपमेंट का एक नया सिस्टम इसमें तैयार हुआ है। यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है। आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है। 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला
अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं। ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है। तो कृषि से लेकर स्पेस तक बड़े फैसले कैबिनेट में आज लिए गए हैं। किस तरह से किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, इसको लेकर किस तरह से जो हरित ऊर्जा है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए, इसे लेकर और साथ ही स्पेस इकोनॉमी को लेकर किस तरह से देश जो है वैश्विक लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तमाम ये फैसले लिए गए हैं। और इसी पर ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। नवीन कुमार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। और संगीता कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कार्यकारी निदेशक कॉर्पोरेट योजना NTPC। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, किसानों के हित में आज जो फैसला लिया गया है ये किन आयामों से खास है, किस तरह से किसानों को इससे फायदा मिलेगा? नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज यूनियन कैबिनेट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और हम लोग मंत्रालय, जो कृषि मंत्रालय होगा, इसमें वो लीड रोल निभाएगा। जो इस कार्यक्रम है इसको इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द पैन इंडिया ये सारे राज्यों में किया जाएगा। जो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 100 जिले होंगे वो सारे स्टेट को कवर करेंगे और कम से कम एक जिला हर स्टेट से लिया जाएगा एज पर द पॉलिसी जो ये स्कीम बना है। और ये स्कीम मेनली जो इसका आउटकम होगा, जैसा कि यूनियन बजट में भी हम जानते हैं कि 2025-26 का यूनियन बजट में भी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था ये स्कीम कि ये प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना ये 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किए जाएंगे। उसी के कंप्लायंस में ये आगे पॉलिसी के फॉर्म में बना और आज ये यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। ये मेनली इसका जो एम होगा, जो ये योजना है, ये 11 डिपार्टमेंट इसमें साथ में काम करेंगे। जो नीति आयोग भी इसमें साथ में काम करेगा। मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और फार्मर्स वेलफेयर जो है, ये दोनों जॉइंटली भी वर्क करेंगे और लीड रोल में मंत्रालय, कृषि मंत्रालय इसमें अपना भूमिका निभाएगा। इसमें 36 जो स्कीमें हैं अलग अलग मंत्रालयों का, जो डिपार्टमेंट, जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, आपका एलाइड मिनिस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, वाटर रिसोर्स हो गए, MSME हो गया, जो स्कीम्स रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी ऑनगोइंग है, जो चल रहा है, उसमें से 36 स्कीमों को चिन्हित किया गया है, जो कि कन्वर्जेंस हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंस में इसको एक साथ लिया जाएगा और जिसका सालाना रेवेन्यू इम्प्लीकेशन जो है 24,000 करोड़ का वो बनेगा। और ये कृषि की जो कन्वर्जेंस होगा, इसमें रिसोर्स को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, इसका मेन पर्पस है। और जो डुप्लीकेशन है, जो स्टेट की स्कीम है, वो भी इसमें आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा इसमें वो मिनिमाइज होगा, रिसोर्स ऑप्टिमाइज होगा और जो आउटकम आएंगे इसका, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा। इसका मुख्य जो इसका एम होगा, क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना है, जिसमें वाटर इंटेंसिव जैसे क्रॉप्स है, ऑयल एंड पल्सेज, जैसे हम लोग ऑयल सीड एंड पल्सेज को थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज के कंटेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। तो वो ये स्कीम जो है उसको भी बढ़ावा देगा। तीसरा है कि जहाँ जहाँ इरिगेशन पोटेंशियल है, जहाँ इरिगेशन की कमी है, जो रेनफेड एरिया है, वहाँ पे जो इरिगेशन रिलेटेड जो स्कीमें हैं स्टेट गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, वो दोनों या लोकल लेवल पे भी कोई प्रोग्राम अगर चल रहा हो तो कन्वर्जेंस के फॉर्म में वो एक साथ मिलके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल पे यूनाइट होके एक साथ काम करेंगे कि ये कम समय में इस चीज़ को, जो उसका प्रोडक्टिविटी है, जो उसका इरिगेशन पोटेंशियल है, वो मैक्सिमाइज किया जा सके। उसका प्रोडक्टिविटी या तो नेशनल लेवल या एटलीस्ट स्टेट एवरेज लेवल तक उसको लाया जा सके। तो ये मेन जो इस पर्पस है स्कीम का, जो ये मैंने आपको अभी बिल्कुल काफ़ी बड़े उद्देश्य हैं। संगीता जी आपसे समझना चाहेंगे, जो बड़े फैसले हैं उनमें एक बड़ा फैसला ये भी है, क्योंकि हरित ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है और NTPC को 20,000 करोड़ रुपए तक ऊर्जा के निवेश की मंजूरी, ये किस तरह से इसमें मील का पत्थर साबित होगी? रिमा जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये आज का फैसला बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज़ कंसर्न। आपको जैसे पता है कि NTPC ने एक अपनी अलग से ग्रीन सब्सिडरी बनाई है
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ताकि एक फोकस्ड एक्सटेंशन हम रिन्यूएबल एनर्जी को दे सकें। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की एक्सपेंशन हो रही है, ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बाय टेकिंग पार्ट इन द टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिड्स उस तरह से हो रही है, प्लस हम इनऑर्गेनिक अक्वायर भी कर रहे हैं। तो जो हमारा एक एनआरईएल है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, वो एक हमारा व्हीकल है। तो उसमें इस तरह की दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए ये हमको एक पावर दी जा रही है कि 20,000 करोड़ तक की हम इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी से एनजीएल और एनजीएल से एनआरईएल और उसकी अन्य बाकी सब्सिडरीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये हमको जो हमारे टारगेट्स हैं 60 गीगावाट 2032 तक करने के लिए, ये उसमें हमें बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा। नवीन कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम धन धान्य योजना की बात कर रहे हैं और इसका जो नाम है वो ही अपने आप में काफ़ी जो है आकर्षित करता है। धन धान्य से परिपूर्ण किसान जो है हमारे देश की शान, और इसमें कृषि क्रांति भी इसे कहा जा रहा है एक तरह की। ये जो 100 ज़िले हैं, तो इन ज़िलों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा? जैसा कि बताया गया था प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मंत्री जी के द्वारा, ये जो 100 जिले होंगे, ये दो लेवल पे, जिसको 2 स्टेज हम कह सकते हैं, 2 स्टेज पे चयन किया जाएगा। जो पहला स्टेज होगा, उस स्टेट में जो ऑल इंडिया का जो पैन इंडिया है, उसका जो शेयर होगा उस स्टेट में कि कितने ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस स्टेट में ऑल इंडिया के मुताबिक कितने % शेयर उसका है, 50% इसको वेटेज दिया गया है। दूसरा जो फैक्टर हम लोग लेंगे, जो स्टेट में कितने जिले होंगे, ये फर्स्ट लेवल का, फर्स्ट स्टेज का ये चयन होगा। और दूसरा जो 50% जिसका वेटेज दिया गया है, उसमें कितना एरिया कवर करता है। जैसे पैन इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर जो फर्टाइल जो लैंड है जिस पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है, उसका कितना शेयर उस स्टेट में है, तो उसका 50% उसको हम लोग वेट मतलब जिसको कह सकते हैं, उसको प्राथमिकता 50% उसको दिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में एक स्टेट के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये इसका चयन ये 2 मुख्य बिंदुओं पे किया जाएगा, मुख्य जो फैक्टर होंगे। सेकेंड स्टेज जो आएगा विद इन स्टेट, अब जो एक स्टेट का सपोज 4 डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में सिलेक्शन हो गया, 100 में से 4 इस पर्टिकुलर स्टेट में लेना है। अब उस स्टेट में मान लीजिए 20 जिले हैं, तो 20 में से 4 कौन होंगे जो सेकेंड स्टेज में उसको हम लोग लाएंगे। तो उसमें 3 फैक्टर हैं उस स्टेट के अंदर, जहाँ पे लो आपका यील्ड है, जैसे प्रोडक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि पर हेक्टेयर सपोज एरिया में जो कोई फसल है उसका प्रोडक्टिविटी कितना यूनिट टर्म्स में, जहाँ पे कम है, उस राज्य में सबसे कम है, उसको एक ऑर्डर में हम लोग उसको क्वांटिफाई किया है। उसको साइंटिफिक मेथडोलॉजी की तरह जो सेंसस के डाटा है उसको हम लोगों ने प्रोसेस किया है, क्रेडिट का डाटा लिया हुआ है नबार्ड से। तो डेटा सोर्स हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा करके उसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। दूसरा जो फैक्टर है कि जिस जिले में जहाँ पे आपका क्रेडिट का एक्सेस है, जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं, कि उसमें क्रेडिट जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नबार्ड हो गया, रूरल रीजनल बैंक्स हो गए, या और जो एनबीएफसी के माध्यम से जो इनफॉर्मल तरीके से भी, तो जहाँ क्रेडिट का पेनिट्रेशन उस जिले में बहुत कम है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरा फैक्टर है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जिस जिले में जैसे कि एक आप समझिए कि एक एग्रीकल्चर सीजन में पूरे साल में जुलाई से लेकर जून तक का एग्रीकल्चर एक साइकिल होता है। तो उस पूरे साइकिल में वो पर्टिकुलर होल्डर, जो ऑपरेशनल होल्डर, जो फार्मर है, जो ऑनर है, वो कितने बार क्रॉप उसमें वो सोइंग या बुआई करते हैं, तो उससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकलता है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम होगा उसको प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा। और उसमें 40% वेट जो है इसमें दिया गया है यील्ड जहाँ सबसे कम होगा, और 30% जहाँ क्रेडिट कम होगा, और 30% जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। तो 3 फैक्टरों को मिला के जो सबसे पिछड़ा जिला होगा राज्य के अंदर, उसको ऑर्डर में हम लोग 1 2 3 4, तो बिल्कुल उत्पादकता में जहां पर कमी है या क्रेडिट में जहां पर कमी है, ये जो है मेन फैक्टर रहेंगे। चर्चा आपके साथ हमारी जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अपने खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसलों की, जिसमें कृषि को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर और स्पेस को लेकर तमाम जो है फैसले लिए गए हैं। और इसी पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब हम NTPC के निवेश की बात करते हैं तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर प्राइमरी तौर पर फोकस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं, सोलर है, विंड है, ग्रीन हाइड्रोजन है, तो किनको प्राथमिकता दी जाएगी? ये इसमें जो है ये जो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, ये बेसिकली RE प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिसमें सोलर भी इंक्लूडेड है, विंड भी इंक्लूडेड है, एनर्जी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के प्रोजेक्ट्स भी हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन में अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। पर एक ग्रीन हाइड्रोजन हब हमारा पूरी मटका में ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था, जो आंध्र प्रदेश में है। उस पे भी हम वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के लगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये जो हमारे डायरेक्टली जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी 6 गीगावाट की क्षमता हम लोग लगा चुके हैं, उसके बाद हमारे अराउंड 17 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं हमारे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड और अवॉर्डेड हैं, और उसके बाद 9 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं। इसीलिए इस तरह से 26 गीगावाट हमारी अभी जो परियोजनाएं हैं ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रही हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सब के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आगे के आने वाले सालों में। बिल्कुल, हम अपना लक्ष्य जो 60 गीगावाट का है 2032 तक, उसको जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, तमाम बड़े लक्ष्य हैं। नवीन जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो आधार हैं उनमें जो पिछड़े इलाके हैं उनको ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। एक सवाल और आता है कि क्या हर राज्य से इन ज़िलों का जो है चयन किया जाएगा? और इसके साथ ही जब हम किसानों की उत्पादकता की बात करते हैं, किसानों की आय की बात करते हैं, तो ये किस तरह से बढ़ेगी? तमाम जो क्षेत्र हैं वो किस तरह से इस योजना से प्रभावित होंगे? इसमें जैसा कि आउटकम में बताया गया है कि ये जैसे जो पोस्ट हार्वेस्ट बोलते हैं, सोइंग, उसके बाद हार्वेस्टिंग होता है, और उसके बाद स्टोरेज की फैसिलिटी जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत होती है सरकार उसको प्रोवाइड करती है स्कीम के थ्रू, और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें काम करते हैं। तो ये जो जिले चिन्हित हुए होंगे, अभी ये प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी इसको फाइनल हम लोग कर लेंगे। गाइडलाइंस वगैरह भी साथ में ये इशू करेगी सरकार मंत्रालय के द्वारा। इसमें है कि आपका पोस्ट जो हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें ही एक प्रमुख उसमें जो उद्देश्य है उसको रखा गया है। इरिगेशन को प्राथमिकता है कि इरिगेशन इसमें कैसा फैसिलिटी पोटेंशियल जो क्रिएट होगा उसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, और जो आपका लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में क्रेडिट, जो किसानों को बहुत जैसे क्रूशियल मोमेंट पे पैसे की ज़रूरत होती है, हार्ड अर्न कैश मनी का जिसको हम कहते हैं, तो उनको टाइमली कैसे वो एक्सेस हो जाए, वो इजीली उनके पास वो अवेलेबल हो, जो फैसिलिटी है। तो क्रेडिट को फैसिलिटेट करना, उनको इजीली मिल जाए टाइम पे, जैसे रबी, खरीफ और समर सीजन होता है, तो काफ़ी क्रूशियल स्टेज होता है। तो ये स्कीम की सारी गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट वर्क करके हम लोग ये जो रबी सीजन अक्टूबर में शुरू होने वाला है उसके पहले ये सारे जो जिले के जो कलेक्टर है वो इसमें प्रमुख रोल निभाएंगे। जो कन्वर्जेंस जो होगा और जिला समिति बनेगी इसमें, तो उस समिति को हेड करेंगे जो जिला स्तर पे होगा। और ये ओवरऑल बेनिफिट देखिए, ये होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब किसानों का आय तो इसमें ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म में वो तो रिजल्ट है ही कि इनकम बढ़ाना अल्टीमेट गोल है, लेकिन साथ साथ फैसिलिटी जो साइलो में अभी स्कीम में काम कर रही थी उसको रेशनलाइज करके, ऑप्टिमाइज करके, हम इसको मैक्सिमाइज करके किसानों तक, मतलब उनको केवीके भी जो डिस्ट्रिक्ट में है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको साइंटिफिक एडवाइजरी प्रोवाइड करेगी, कौन सा आपको पेस्टिसाइड यूज करना है, ऑर्गेनिक के लिए कैसे उसमें जाना है,
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, तो उनके लिए उनको बहुत सारा सलाह उसमें ज़रूरत पड़ेगी, जो लोकल लेवल पे है उनको पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ें साइंटिफिक जो CSIR के जो वहाँ पे जो ऑफिशियल KVK जो है डेयर का जो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर में आते हैं, तो उनके साथ भी ये कमेटी में वो पार्टनरशिप पे रहेंगे, कमेटी में भी वो बैठक में वो हिस्सा लेंगे कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे इसको मैक्सिमाइज करना है, किसानों को रीच को कैसे बढ़ाना है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी जो कृषि विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी मंत्री जी ने लीड किया था, 29 मई से लेकर 12 जून तक चला है, तो इसमें भी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है। तो इस चीज़ को एक तरह से कंटिन्यूटी में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी किसान विज्ञान केंद्र इन्वॉल्व था, सेंट्रल के अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, लोकल लेवल पे लोग इन्वॉल्व थे। इसको एक मोबिलाइजेशन के रूप में देखा गया और काफ़ी इसमें सफलता मिली है, लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी किया है। इसमें जानकारी भी प्रदान करना, ऋण भी इजीली मुहैया कराना, पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसको दुरुस्त करना, भंडारण का निर्माण कराना, या जो स्कीम चल जहाँ कमी है उसको वहाँ पे फोकस करना। तो ये प्रोजेक्ट मोड में, मिशन मोड में ये किया जा रहा है। संगीता जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं और हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जिस तरह से नवीन जी हमें बता रहे हैं कि एक मिशन मोड में काम किया जा रहा है, तो ये प्रोजेक्ट्स भी शहरी क्षेत्र के साथ साथ सुदूर क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे और इस तरह के जो इलाके हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। विशेषकर जब हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें इसका किस तरह से योगदान हो सकता है? देखिए, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, RE प्रोजेक्ट्स, ये जो सब लगाए जा रहे हैं, आपको पता है कि COP26 जैसे कि हम लोगों की कमिटमेंट्स थी कि एनर्जी ट्रांजिशन के प्रति हम लोग 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम नॉन फॉसिल सोर्सेज से करेंगे। और जैसे मंत्री जी ने अपने भी एड्रेस में बताया था कि ये टारगेट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं 5 साल पहले। आज हमारी क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी की 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है। तो NTPC भी उसी कमिटमेंट के तहत ये रिन्यूएबल पावर सोर्सेज जो है ये वेरियस अक्रॉस द कंट्री लग रहे हैं। ये जो हमारे हैं ये हम अपने रिजर्वॉयर्स पे भी फ्लोटिंग सोलर लगा रहे हैं, विंड भी लगा रहे हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके MSMEs को, जो इसमें प्रोडक्शन के जो इसमें आपका सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को, MSMEs को, इन सब प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जितनी हम एनर्जी डिमांड है उसको मीट करने में हम अभी भी इस साल हमने पूरी ऑलमोस्ट वी हैव बीन एबल टू मीट द एनर्जी डिमांड जितनी रिक्वायरमेंट थी हम और जैसे जैसे ये एडिशन होता जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ हम राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकेंगे और इस तरह सब क्षेत्रों में हम ये बिजली पहुंच सकेगी थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। नवीन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, कैबिनेट में आज, क्योंकि पूरा देश पूरा विश्व जानता है कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, स्पेस इकोनॉमी की भी बात हुई। स्पेस इकोनॉमी से जो कृषि क्षेत्र है उसको किस तरह का बड़ा फायदा जो है मिल भी रहा है और आगे भी मिल सकता है? जी, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कृषि जो है मानसून पे काफ़ी डिपेंडेंट ये चीज़ें रहती है और जो मानसून का जो डेली बेसिस पे हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, जैसे कृषि सैट है और जो अदर समय समय पे अंतरिक्ष में जो इसको स्थापित किया गया सैटेलाइट के माध्यम से जो डेटा आते हैं, तो IMD हम लोग का एक पार्टनर है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी। तो हम लोग यहाँ एक वीकली रिव्यू का कल्चर है, इसको यहाँ पे CWWG इसको मीटिंग के नाम से जाना जाता है, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप करके है। तो इसमें सारे पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्री जो है, IMD हो गए, ICR हो गया, अपने एग्रीकल्चर के हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, तो हम लोग वीकली इस चीज़ को रिव्यू करते हैं कि वेदर कैसा है, टेम्परेचर कितना रहेगा, ड्राउट का सिचुएशन क्या है, और ये बहुत प्रोएक्टिव वे में इसको मॉनिटर किया जाता है। कहीं भी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करती है और उस जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या जो विलेज जो अफेक्टेड लग रहे हैं उसको क्या हेल्प दिया जा सकता है। मंडी में जैसे प्राइस का भी है, कहीं बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट में इशू आ रहा है तो उसको कैसे सपोर्ट देना है, तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो बहुत क्रूशियल है जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी जो हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं मंत्रालय के लिए।
बिल्कुल। संगीता जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बड़े लक्ष्यों की जो है बात की गई है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। किस तरह के जो चैलेंजेस हैं भविष्य के, उनको ये बड़े लक्ष्य जो है मात देते हुए दिखाई देंगे, अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र की बात करते हैं तो? देखिए, ऊर्जा का क्षेत्र में सबसे बड़ा, जितनी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि आपको पता है कि वो इंटरमिटेंट है और वेरिएबल है। सोलर जैसे दिन के वक्त ही आता है, और अगर कोई छाया, सूरज ना आए या बारिश का मौसम हो तो सोलर कैपेसिटी जनरेशन जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से इंटरमिटेंट भी है और वेरिएबल भी है। इसी तरह से विंड भी, जब विंड की वेलोसिटी है तब सप्लाई होगी, नहीं तो सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसीलिए बेस लोड एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ होना चाहिए, जो अभी, क्योंकि हम कोयला भी एक हमारा एक आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम थर्मल जनरेशन पे एज बेस लोड बहुत डिपेंड करते हैं। पर ये रिन्यूएबल्स भी, क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हमें जाना है, तो रिन्यूएबल्स की इंटरमिटेंट और वेरिएबिलिटी को आपको बेस्ट पॉसिबल यूज़ करने के लिए हमें एक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की ज़रूरत है। तो एनर्जी स्टोरेज के लिए हमें एनर्जी स्टोरेज लाना है या पंप स्टोरेज लाना। बिल्कुल, तमाम जो ज़रूरतें हैं, ये जो फैसले हैं केवल फैसले नहीं हैं, निर्णय नहीं है, बल्कि भविष्य के चिंतन को लेकर, भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं उनको लेकर एक बड़ा ढांचा तैयार करने की परिकल्पना है, जिससे कि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी जा सके और सबको इसमें शामिल किया जा सके। नवीन जी आपका, संगीता जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।